अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में सेनेट इलेक्शंस पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ऑपोजिशन के असेंबलियों से इस्तीफे देने और सेनेट इलेक्शन में रुकावट डालने की कोशिश को काउंटर करने के लिए हुकूमत ने यह तजवीज़ पेश की है कि सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में करवाए जाएं, जिसे सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि यह हुकूमत का एक मास्टर स्ट्रोक है। और अगर हुकूमत ऑपोजिशन के इस्तीफों से पहले सेनेट इलेक्शन करवा लेती है तो ऑपोजिशन को बड़ी सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक सेनेट इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में हो सकते हैं या नहीं, और क्या सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेट के जरिए होंगे या खुफिया वोटिंग को ही बरकरार रखा जाएगा। इन सवालात पर हुकूमत और ऑपोजिशन में कानूनी और आईनी बहस जारी है। और आज नून लीग ने ऐलान किया है कि अगर सेनेट कबल इस वक्त इंतखाब ऐलान किया जाता है तो ये मामला वो अदालत में लेके जाएंगे। 11 फरवरी से पहले अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। और अगर 11 फरवरी को ही देना है शेड्यूल तो उसको जितना मर्जी से कम कर ले, 20-22 दिन है वो तो लेने ही लेने हैं। तो वो क्या करेंगे, 8 मार्च की बजाय 3 मार्च को अगर हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 11 फरवरी से पहले सेनेट का इलेक्शन शेड्यूल गैर आईनी होगा। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस किस्म का गैर कानूनी काम नहीं करेगी। नून लीग रहनुमा फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाने की हुकूमती तजावीज की सख्त मुखालफत कर रहे हैं, मगर हुकूमत अब भी फरवरी में सेनेट इलेक्शन करवाने की तजवीज पर कायम है। 2 रोज पहले वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि रिवायत यही है कि इलेक्शन की जो तारीख हुकूमत देती है, इलेक्शन कमीशन उसी तारीख के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद होता है। लेकिन क्या यह हकीकतन ऐसा ही है कि हुकूमत तारीख देती है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन करवाता है? इस हवाले से आज हमने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से राब्ता किया और पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन मार्च के बजाय फरवरी में सेनेट इलेक्शन करवा सकता है, और क्या इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत की दी गई तारीख का पाबंद है। जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेट अराकीन की मुद्दत खत्म होने से पहले 30 दिन के अंदर किसी भी वक्त इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, मगर कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन से राब्ता करे, और ना ही इलेक्शन कमीशन हुकूमत से राब्ता करने की पाबंद है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने यह भी वाजे किया कि सेनेट इलेक्शन की तारीख का कोई और नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा। सेनेट इलेक्शन कब और किस तरीके से होंगे ये तनाज़ा एक तरफ है, लेकिन कल इस हवाले से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। इस खबर का दिलचस्प पहलू यह है कि एक तरफ पूरी पीडीएम असेंबलियों से इस्तीफा देने की बात कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी ये तक कह चुके हैं कि अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो भी दे देंगे। एक तरफ तो ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की हिकमत अमली बना रही है कि कैसे इस इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ा जा सके ताकि मुतासिर हो जाए सेनेट इलेक्शन, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अब भी इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ने के बजाय सेनेट इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करने पर जोर दे रही है। कल इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर यह जोर दिया कि कौमी असेंबली की 2 और सूबाई असेंबली की 6 खाली नशिस्तों पर जल्द से जल्द जिमनी इलेक्शन करवाए जाए, बाय इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाए ताकि सेनेट इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो जाए। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने जिमनी इंतखाबात के लिए 18 जनवरी की तारीख भी दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जोर इसलिए दे रही है कि सिंध में 3 सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन होना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन नशिस्तों पर इलेक्शन जीतकर सेनेट इलेक्शन में फायदा हासिल करना चाहती है। यानी कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने और सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने की बात कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी को पूरी ऑपोजिशन ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात के बाद होगा और उसके बाद होना चाहिए, उससे पहले इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा निज़ाम में ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहती है और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल करना चाहती है ताकि सेनेट इलेक्शन में वो फायदा उठा सके। मगर सबके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़कर सेनेट इंतखाबात में रुकावट बनना चाहती है या इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करके सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहती है। शेख रशीद साहब ने आज इस हवाले से दावा किया है कि वो ऑपोजिशन को सेनेट इंतखाबात में शरीक होता देख रहे हैं और ये इलेक्शन 12 फरवरी तक हो सकते हैं। को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए देख रहा हूं। अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लेना तो फिर उनको इससे क्या फर्क पड़ता है कि 12 फरवरी को इलेक्शन होंगे या 12 मार्च को होंगे।
मैं तमाम लीगल एक्सपर्ट को चैलेंज करता हूं कि 12 फरवरी से इंतखाबात हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि हाथ उठा के हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं सबसे सीनियर सियासी कारकुन हूं। 12 फरवरी से लेके 12 मार्च के दौरान किसी दिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या डबल गेम कर रही है? एक तरफ इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की बात है, दूसरी तरफ जोड़ने की बात है, मुकम्मल करने की बात है। इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद है हुकूमती वजीर फवाद चौधरी साहब और PMLN के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, कहा जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से कि ये बौखलाहट है। आप अगर कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है लॉन्ग मार्च से, कोई खतरा नहीं है इस्तीफों से, तो फिर क्या वजह है कि आप पुश कर रहे हैं कि 30 दिन पहले इंतखाबात हो जाएं? बेशक उसमें आईनी गुंजाइश मौजूद हो, लेकिन क्यों इसरार कर रहे हैं इस बात पे, अगर कोई परवाही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है हुकूमत के लिए? देखिए शहजाद, पहली बात तो ये है कि ये तो रवायत रही है। हमारे जो 3 इलेक्शन हुए हैं इस वक्त सेनेट के, वो 1 महीना पहले ही हुए हैं। और इलेक्शन इसलिए पहले कराए जाते हैं ताकि जो मामलात हैं हलफ तक के, उसको पूरा करने के लिए वक्त मिले। और इसी तरह से तमाम जो इस वक्त इक़दाम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक जो वक्त के ऊपर मामला चले, और उसमें आर्टिकल 224(3) बिल्कुल क्लियर है। और अभी आपने जो राना सनाउल्लाह साहब का जो शॉट चलाया है वो भी बड़ा वो क्लियर यही कह रहे हैं कि 11 फरवरी से और क्या उसके बाद जो है वो 30 मार्च तक इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो ये तो आईनी प्रोविजन है, इसमें किसी की बौखलाहट या ना पहले नहीं होते ना, जैसे पिछले इंतखाबात जो हुए थे वो 4 मार्च को हुए थे और 11 मार्च से जो है वो नया सेशन शुरू हो गया था। 12 मार्च से गालिबन नए सेनेटर्स ने आके हल्फ लिया था, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2012 के इलेक्शन जो है वो 30 दिन पहले हुए थे। इस तरह से 3 इलेक्शन जो है सेनेट के अब तक जो है वो 30 दिन पहले हो चुके हैं। लेकिन देखिए, बौखलाहट तो तब हो ना जब कोई अपोजिशन की कोई बड़ी आप समझिए कोई रोबस्ट कैंपेन चल रही। अपोजिशन तो रही सही कसर जो है वो लाहौर के जलसे के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। और वैसे भी देखिए, जिस तरह से अभी आपने अपने जो इब्तदाइया है उसमें बड़ी आपने कम्प्रिहेंसिवली जो पीपल्स पार्टी का एटीट्यूड है उसको आपने कूजे में बंद किया है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम रिजाइन करेंगे, दूसरी तरफ तो आप ज़िमनी इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं और आप तो कैंडिडेट्स को टिकट भी बांटते जा रहे हैं। सो इनकी संजीदगी का जो है सबको पता है कि अपोजिशन ने इसी तनख्वाह पे काम करना है, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है। सो कोई ऐसा इशू नहीं है और मेरे ख्याल में तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा बेहतर है, और ताकि एक स्मूथली काम चलता जाए। क्या प्रॉब्लम है? जुबैर साहब, क्या प्रॉब्लम है? इंतखाबात तो होने हैं। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग और तमाम जमातें PDM की सेनेट इंतखाबात चाहती हैं, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं? और अगर ऐसा है तो अगर इंतखाबात 20, 25, 30 दिन पहले हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? शहजाद, इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि कब होने और क्या स्केड्यूल होना चाहिए, ये एक्सक्लूसिव डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जी। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उनकी जो भी हैसियत है उनका ये डोमेन बनता नहीं है। और उनको अगर ये हर वक्त कहते हैं ना, मैंने जितना टाइम गुजारा है वेस्टर्न ममालिक में और मुझे डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा पता है, वहाँ किसी जगह भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि कब इलेक्शन होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, कभी भी प्राइम मिनिस्टर या वज़रा नहीं वो बोलते हैं। इनके बोलने की वजह क्या है? उसकी बोलने की वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी हमारा ऐसा है कि उनको इसका जवाब देना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर जो भी बोल रहे हैं ये हमारा डोमेन है और हमें तय करने दें कि कब इलेक्शन होने, कब से नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। ये बड़ा क्लियर है, मतलब इसमें कोई वो आर्टिकल्स देखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। मैंने अपने एक तरफ हम कहते हैं इदारे, दूसरी तरफ हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से राब्ता किया और उन्होंने कहा कि ना हुकूमत से हम तजवीज लेते हैं, ना इसकी कोई कानूनी और आईनी गुंजाइश है और हम ऐलान करते हैं। सो प्रेशर डालने के लिए ना शहजाद, प्रेशर डालने के जी एक सेकंड। पहली बात तो यह है कि जो जुबैर साहब ने जो भी बात की है, यार ये शहजाद इस प्रोग्राम में भी बीच में हम बोलेंगे एक दूसरे के एक बात मुकम्मल कर ले, इसके बाद जुबैर साहब फिर मैं आपको मौके प्ले दूंगा उस पर। जी, फैक्चुअल करेक्शन कर रहा हूं ना, फैक्चुअल करेक्शन तो सुन लें। पूरी दुनिया में और बशमूल पाकिस्तान हर जगह के ऊपर इलेक्शन कमीशन वो डेट फॉलो करता है जो गवर्नमेंट उसको इलेक्शन कराने को देती है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बरतानिया हो। हर जगह जो डेट है इलेक्शन की
वो वक्त की हुकूमत जो है वो देती है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल इशू करता है। लेकिन पता फवाद नहीं साहब, आप हमारी जब बात हुई आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से, उन्होंने कहा कि हमें कोई राब्ता करने की जरूरत नहीं हुकूमत से, हम अपने तौर पे ही ऐलान कर सकते हैं डेट का, और करते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक कह रहे हैं लॉ में, लेकिन प्रैक्टिस होती है पूरी दुनिया में, हुकूमत डेट देती है। आप बरतानिया का उठा के कोई देख प्रैक्टिस लें। नहीं होती। अच्छा, अब आपने बोल लिया ना फवाद, चले जी जुबैर साहब जी। हमेशा इलेक्शन फवाद कमीशन आपने देता है। बोल लिया ना तो दायरा, जी। जुबैर साहब ने तो जिंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इनको क्या पता। जी जुबैर साहब, वो कह रहे हैं कानूनी तौर पे नहीं, लेकिन प्रैक्टिस ये रही है। फवाद चौधरी साहब, एक सेकंड शहजाद, एक तो अगर जातियात पर आएंगे ना तो मैं इनकी जातियात पर आऊंगा, क्योंकि ये उस वक्त भी एक जनरल मुशर्रफ के साथ बैठे थे और मुझे लेक्चर दे रहे हैं डेमोक्रेसी का। सो प्लीज लेट्स चले, डिबेट ठीक है, हाँ। प्रोफेशनली, और आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल आदमी हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वन बाय वन बात जातियात करें पर ना आया करें। आपकी जातियात ज्यादा, मैं तो कंसिस्टेंट हूं, मैंने एक पार्टी ज्वाइन की ठीक थी है, जुबैर साहब, let's 2012 move में, forward। और आज भी जातियात पे बात नहीं अच्छे होगी। वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। मैंने ये नहीं किया कि जहां मुश्किल हालात आए तो टाप के दूसरी तरफ चले गए। सो लेट्स नॉट डिस्कस चले, अच्छा, अब जातियात। फवाद साहब, जुबैर साहब, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़े, पॉइंट पे बात करें। सो मुझे जी, आप please। लेक्चर ना दिया करें कि मुझे क्या पता है या चले, क्या लेट्स नहीं मूव ऑन, पता। लेट्स मुझे मूव ऑन। आपसे ज्यादा मालूम होगा कि इलेक्टोरल प्रोसेस का। करता हूं तनख्वाह लेके दूसरी तो बात काम नहीं यह है, करता। फवाद अच्छा, चौधरी सुन अब लें, दोनों एक साथ बात करते हैं, वैसे हिम्मत एक से- शख्स की आवाज दब जाती है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बारी बारी बात कर लें ताकि ऑडियंस को भी समझ आए ना जो सुन रहे हैं। जी ठीक है। तो हमारा मौकिफ ये है कि हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो डेट्स दें। इलेक्शन कमीशन की डेट पर अगर आपको इतराज होगा तो ये कोर्ट जा सकते हैं और उसके बाद ये जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने पूछा था कि पीपल्स पार्टी या हमारा पीडीएम का मौकिफ क्या, ऑफ कोर्स हम तो इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना चाहते हैं सेनेट इलेक्शन से पहले, क्योंकि पीडीएम के पास जितने वोट्स मिले थे उनको, वो पीटीआई के वोटों से ज्यादा थे, बावजूद उस हिस्टोरिकल धांधली के। सो हमारा एक बड़ा मौकिफ बनता है और हमारी एक बहुत से है, वी रिप्रेजेंट मोर पाकिस्तानीज एज पर द धांधली शुदा इलेक्शन ऑफ 2018 देन पीटीआई। सो हमें अगर आप ये कहते हैं कि जी हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हम इलेक्शन को हर कीमत पर रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं रुका फॉर एनी रीजन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बाद 2-2.5 साल चुप करके बैठ जाएंगे, उसके बाद चाहे अप्रैल में निकालना हो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अप्रैल तक तो वैसे ही निकल इंक्लूडिंग जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि इलेक्टोरल कॉलेज हमने तोड़ना है? बिल्कुल। देखिए, एज मच डिफिकल्टी एज वी कैन। अब ये जो फैसला है रेजिग्नेशन का, आपको पता है पीपल्स जी। पार्टी ने ऐलान भी कर दिया है जी। कि 70% रेजिग्नेशंस उनके विद इन फ्यू डेज आ चुके थे, और उसमें प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के दोनों के रेजिग्नेशंस थे। सो पीपल्स पार्टी ने अभी भी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जी। ये कहा था कि जी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ऐलान किया कि अगर हमें सिंध की हुकूमत की कुर्बानी देनी वैसे पड़े आप तो वो देंगे पीपल्स कुर्बानी। पार्टी के तो मेरा महज ख्याल है अभी ऐलानात तक तो पर यही तवज्जो देंगे situation है। या जो वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उस पर तवज्जो देंगे? कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई, सिर्फ सिंध वो वॉइस थी, इवन पंजाब जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, केपी जहां पे पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने इसरार नहीं किया बाय इलेक्शन पे। सिंध ने कहा बाय इलेक्शन करवाएं, क्योंकि उनमें से 3 सीटें जो है वो प्रोविंशियल असेंबली सिंध की है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन सीटों पे इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जीते ताकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो, ताकि सेनेट इंतखाबात हो जिसमें पीपल्स पार्टी का फायदा हो। ये पीपल्स पार्टी प्रैक्टिकली कर रही है, ये कल हुआ है मीटिंग में। और आप कह रहे हैं मैं बिलावल का बयान सुनूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे। आप किस बयान पे और किस चीज पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, दोनों चीज़ों पर तवज्जो दे रहे हैं। आपकी बात सही है। देखें, आपने तमाम ऑप्शंस अपने और तमाम प्लान्स तैयार रखने हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एनी रीज़न, और अभी मैंने आपको इस सवाल के से पहले ये कहा था कि अगर किसी वजह से सेनेट इलेक्शन ये करवाने में कामयाब हो जाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको जाने देंगे और इनकी 2-2.5 साल हम चुप करके बैठ जाएंगे कि हमारी तमाम कैंपेन सिर्फ सेनेट से रिलेटेड है, सेनेट इलेक्शन से रिलेटेड है। नो। सो दोनों तरफ से तैयारी करेंगे। अगर 18 जनवरी को इलेक्शन होता है, उसके बाद वो रिजाइन कर देते तो सो बी इट। एक चीज ये भी प्रूव हो जाएगी कि अवाम में किसकी पजीराई है, और दूसरी तरफ ये भी होगा कि वो ऑप्शन भी अवेलेबल तो आप लोग जो कहते हैं कि अब कोई इलेक्शन नहीं होगा, पहले इस्लाहात होंगी और फिर इलेक्शन लड़ेंगे, तो जैसे गुजरांवाला में अगर इलेक्शन होगा जो कि नून लीग की सीट थी, तो वहां पे भी आप बाय इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे मौजूदा हालात में ही?
अगेन एक तो बात ये देखिए, मेरी और आपकी और फवाद चौधरी की जो भी ख्वाहिश हो, ये अगेन अजीब सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी, एक तरफ ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन को तो इंडिपेंडेंट ऑफ नहीं सर, वो तो हो गया ना बाय इलेक्शन। वैसा मैं सवाल ये कर रहा हूं कि बाय इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हैं, सर प्रोविंशियल। बाय इलेक्शन का ऐलान कर दिया, 18 तारीख को बाय इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया। अब गुजरावाला में आप इलेक्शन लड़ेंगे या आप इंतजार करेंगे कि इस्लाहात होंगी, आपकी नजर में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो ही आप उसका हिस्सा लेंगे, या बाइकआउट कर देंगे क्योंकि आप चाहते हैं पूरा निजाम तब्दील होना चाहिए? ये देखें, बॉयकट का जो इम्पैक्ट होगा वो 500 सीटें, तकरीबन 490 सीटें हैं, उसकी वजह से होगा। रिजिग्नेशन के इम्पैक्ट 490 सीटों पर होगा। एक शख्स के रिजिग्नेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। जो हम प्रेशर डालना चाहते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं 18 तारीख को बाय इलेक्शन है गुजरावाला में जी, तो उस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे, या जैसे आप कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफे देने जा रहे हैं, तो उस इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे क्योंकि आपने तो वैसे ही इस्तीफे देने। वो अभी फैसला अभी हमने नहीं किया, अभी हो जाएगा फैसला और उस पर फिर हम अनाउंस कर देंगे। बट इन एनी केस 12 को अगर पीएमएलएन का कैंडिडेट और वैसे भी जीत जाएगा तो 5 दिन के बाद वो रिजाइन भी कर देगा, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि वी वांट टू बी श्योर कि एक तरफ हम शो करें कि अवाम में हमारी पज़ेराई है, इसी नैरेटिव को लेके, इसी कैंपेन को लेके, इसी बयानिए को लेके जो मियां नवाज शरीफ ने दिया था, एक तो वो हमने भी प्रूव करना है और दूसरी तरफ हमारे पास ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। ठीक, अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब, दूसरा जो एक प्रपोजल है जिसपे आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस भी मांग रहे हैं, वो ये है कि ओपन बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने 2015 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, बट अब ये तो आइन इस पे बड़ा क्लियर है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, उसके जरिए ये होगा, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता है। तो इसमें तो आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और माहौल तो नहीं है इस वक्त के जो ऑपोजिशन जमाते वो आपके साथ बैठ के ये तरमीम लेकर आए। अच्छा देखिए, पहले तो वो जो आप बात जुबैर साहब से कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा ये मौकफ, मेरा आज भी ये मौकफ है कि आप देखेंगे कि ये सारे इसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे, और जुबैर साहब खुद भी सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे इंशाल्लाह, और मुकाबला करेंगे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी के दिल में रहम आ जाए और वो जुबैर साहब को कराची से और सिंध से जो है वो नून लीग को कोई एक सीट दे दे, तो जुबैर साहब सेनेट में आ जाएं तो काफी हद तक डोमिसाइल चेंज करके आ जाएंगे। हाँ, नहीं सिंध से भी करवा सकते हैं उनको, उनके हैं मेरा ख्याल है को थोड़ी बहुत जुबैर साहब अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करें तो मामला जो है वो बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो उम्मीद है कि जुबैर साहब जो है वो सेनेट में आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो बाकी आपने इतने मुश्किल बातें की हैं कि ये गुजरांवाला से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या कुछ नहीं करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। ये तो भूल ही जाएंगे इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने सारे इलेक्शन भी लड़ने हैं, इन्होंने इस्तीफा भी नहीं देना, इन्होंने इसी तनख्वाह में काम भी करना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मरियम बीबी और बिलावल तो बेचारे सिर्फ तकरीरें करने के लिए रखे हुए हैं ना, फैसले तो जो हैं वो पीछे बैठे हुए लोग करते हैं, और उन्होंने जो फैसले किए हैं वो उसका पता चल जाएगा आपको जल्दी। अच्छा, दूसरी जो बात है वो आपने भी की है कि ये ओपन जो बैलेट के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, वो बिल्कुल बात सही है। असूली तौर के ऊपर मैं तो 100% इस बात का कायल हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो भी होने चाहिए वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कंसेंसस के नतीजे में होने चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 226 में, वो इस वक्त नेशनल असेंबली में पेंडिंग है, और मैं तो जुबैर साहब की वसातत से और अपोजिशन में जो भी अकल रखते हैं लोग उनको ये कहूँगा कि वो आगे बढ़े और इलेक्शन में हम जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, उनके ऊपर हमें कंसेंसस पैदा करें, और उसका फायदा मुल्क को भी है, उसका फायदा आने वाली इलेक्शंस को भी है। मुझे ये बता दीजिए क्या यहाँ पे भी खतरा है? आपके कुछ एमपीएस जो हैं वो लाइन क्रॉस करके किसी और पार्टी को वोट कर सकते हैं, किसी और पार्टी के सेनेटर को वोट कर सकते हैं, इसलिए अब ज्यादा इसरार कर रहे हैं इस बात पे आप? ये जो इसरार है, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इसरार तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का है। पिछले सेनेट के इलेक्शन में भी उनका इसरार था कि ये वोट जो हैं ये ओपन होने चाहिए, बल्कि उन्होंने तो कहा था कि पार्टीज को लिस्ट सिस्टम के ऊपर करा दें इलेक्शन। और मुसलसल उनका वो इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायरिंग लेके आए थे, और वो इसके कायल हैं कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो इलेक्शन की बनती है, लिहाजा वो कहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर से एम्पायर की उंगली तक के सफर पे भी हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे ये बताइएगा, आपने ये जो बात की ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जो पीछे हो रहा है आपको चंद दिन में पता चल जाएगा। ये पीछे क्या हो रहा है? कल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में भी आपने ये बात की थी कि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हो रही है। ये क्या मामला है? हुकूमत एंगेज कर रही है या जिन पे हमेशा आप डिपेंड करते हैं कि वो एंगेज करेंगे ऑपोजिशन को, वही एंगेज कर रहे हैं दोबारा? नहीं, हम तो अब भी ओपन है। हम तो कहते आए बैठे सबके सामने मुज़ाकरात होने चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। हम तो चाहते हैं कि बैठ के पार्लियामेंट में, पीएम साहब ने कहा है पार्लियामेंट बेहतरीन जो है वो इदारा है निगोशिएशंस का, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है ना कि इनका दिल ही नहीं लगता, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ तो ये आते ही नहीं है। और देखते हैं अब आगे कैसे चलते हैं। अच्छा, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जुबैर साहब। क्या किसी किस्म की डिस्कशन दोबारा शुरू हुई है शहबाज शरीफ साहब के जरिए या किसी और रहनुमा के जरिए हुकूमत से या इदारों से? जुबैर साहब को क्या पता? नहीं, एक तो हुकूमत से तो हमने रिपीटेडली कहा है कि हुकूमत की हम लेजिटिमेसी ही नहीं मानते, तो हम इनसे बातचीत करके क्या करेंगे। हम तो इसी वजह से तो धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गिर जाएं, और उसके लिए हमें किसी और की सपोर्ट नहीं चाहिए। ये भी मैं वजाहत कर दूँ। जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, ये इनको 2.5 साल पहले ख्याल आना चाहिए था, और इनको बजाय कि ये सिर्फ एनआरओ की रट ना लगाते, ये सीधा सीधा कहते कि जी हमने इन चीज़ों पर इस्लाहात करने, हम इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज तक इमरान खान साहब या कोई भी वजीर जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये एनआरओ मांगते हैं। लेकिन इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक तरफ से हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से वापस ले लेते हैं। इस वक्त कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम अपने फैसले करेंगे शहजाद, बिल्कुल क्लियर है। आपको कहीं से महसूस होता है कि हम अपने फैसले नहीं कर रहे हैं खुद से, या हमें कोई गाइड कर रहा है, या हमने अभी कोई स्पीड अपनी कम की है? मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज तो लाहौर के जलसे तक था, सेकंड फेज में इंटेंसिटी और टोन विल बी फार मोर देन व्हाट यू हैव सीन। मुझे क्विकली ये बात भी बता दीजिए, आप भी तो ये बात करते रहे ना कि शो ऑफ हैंड्स या फिर ओपन बैलेट होना चाहिए। ये जब सेनेट इंतखाबात, जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया चेयरमैन के खिलाफ, उस वक्त आपने ये बात की, 2015 में आपने ये कोशिश की, तो कम से कम इस पर तो आप सपोर्ट कर सकते हैं ना हुकूमत को? नहीं कर सकते हैं, उसका तरीकेकार देखें, कानूनी तरीकेकार है। फवाद चौधरी साहब कानूनदान भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। एक प्रोसेस होता है कि जी जिसमें डिबेट होती है इन चीज़ों पर, क्योंकि 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुछ चीज़ें, जाहिर सी बात है, जब ये कानून बना था सीक्रेट बैलेटिंग का, तो उस वक्त भी तो लोगों ने कुछ सोच के ही ये रखा गया लेकिन था। उसके बाद अब अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त आप लोगों ने ये कहा, 2018-19 में आपने ये बात दोबारा दोहराई कि ओपन बैलेट होना चाहिए, अभी वो तो 2006 की बात है ना, और आप लोग भी चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। तो इस पर तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी कि दोनों ही चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और कभी भी आपको पता है सीक्रेट बैलेट पे नहीं हो सकते। शहजाद, इंडिविजुअल्स चेंज हो जाते हैं। 2006 में जो बात हुई थी, आज जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो उनको डिबेट करने का ये हक है या नहीं है? जी। दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू आएंगे, उसके बाद जो भी फैसला पार्लियामेंट करती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब लास्ट मिनट पर एक तो आपने कहा महीने पहले हम इलेक्शन कराएंगे, दूसरी दफा आपने कहा शो ऑफ हैंड कराएंगे, फिर आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। भाई, जो चीज पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार है या नहीं है इस इशू पर? उसको आप सुप्रीम कोर्ट उठा के लेके जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार है इस इशू पर? इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं तैयार है। हम सेनेट के इलेक्शन ही नहीं होने के इंटरेस्टेड, तो बैठने के लिए क्या? मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और जुबैर साहब हमारे साथ शामिल करेंगे। एक ब्रेक और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेंगे इस इशू पर कि क्या इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना चाहते हैं या उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से यह तजवीज़ दी जा रही है कि सेनेट इलेक्शंस वक्त से पहले करवाए जाएं। यह आईनी तौर पे हुकूमत का कहना है कि हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑपोजिशन क्या करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या करेगी? और सवाल ये भी बड़ा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाहती है कि इस वक्त जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको तोड़ के सेनेट इंतखाबात में रुकावट बने, या इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करके सेनेट इंतखाबात करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि 30 दिन पहले हो सकते हैं, मुद्दत पूरी होने से, जो सेनेटर्स हैं उनकी मुद्दत पूरी होने से पहले 30 दिन इलेक्शन हो सकते हैं। अगर ऐसा हुकूमत करने में कामयाब हो जाती है तो पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी? क्या ऑप्शन होंगे फिर आपके पास?
देखिए, इलेक्शन कबल अज वक्त हो सकता है, शायद हो सकता हो, मेरी राय में, मेरी ज़ाती ख्याल है कि शायद हो सकता हो, ओके। लेकिन ये तो खुद एक डिफीट की अलामत है, शिकस्त की अलामत है। हम तो हुकूमत से जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और सेनेट तक आ गए हैं। बाकी भी मान लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। सेनेट का तो मुतालबा ही नहीं था, कायरा साहब ये बताइएगा ये इख्तियार उनके पास नहीं कि है। आपने एक दफा कहा हम तो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे थे, सेनेट इलेक्शंस पर तो हमारा मुतालबा ही नहीं है, तो सेनेट इलेक्शंस पर ऑपोजिशन और बिलखसूस पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? क्या सेनेट इलेक्शंस अगर होते हैं वक्त पर तो पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा लेगी? देखिए, ये फैसला सेनेट के अंदर क्या करना है, सेनेट को ब्लॉक करना है, इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ना है, पार्टिसिपेट करना है, ये पीडीएम की क़यादत बैठ के फैसला करेगी। ये फैसला कमर जमान तो नहीं करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी राय तो होगी ना। उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा मैं अपनी सीसी के साथ बैठूंगा तो तमाम ऑप्शंस हम बात करेंगे, जो एहतसास साहब ने कहा है उस पर भी बात होगी, तो तमाम ऑप्शंस पे जब गौर करने की बात होती तो पीपल्स पार्टी बतौर जमात क्या सोचती है? सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं पार्टी का एक तंजीम का हिस्सा होते हुए जी अपनी जी। जाती राय उन फोरम्स पे का पाबंद हूं जो पार्टी के हैं। अपनी जाती राय में मीडिया के जरिए देने का इख्तियार नहीं रखता, क्योंकि मैं तंजीम का हिस्सा हूं। अब मुझे वो हर फोरम अवेलेबल है, जो भी मेरी जाती राय होगी बिलाशुबा मैं इससे पहले भी देता हूं और जोरदार तरीके से देता हूं। आइंदा भी अपनी राय, आजादाना राय जो होती है, और पीपल्स पार्टी में ये राय सुनी जाती है, मेरी राय सुनी जाएगी। और जो पीपल्स पीपल्स पार्टी ने पार्टी क्या को अपनी सीसी में, अपनी मीटिंग्स में इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है? क्योंकि उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी जब 8 तारीख के पीडीएम के इजलास में यह ऐलान हो गया कि कंसेंसस से हम इस्तीफा देंगे 31 दिसंबर तक अपनी पार्टी लीडरशिप को, और फिर अगले दिन कहा बिलावल साहब ने कि हम सीसी में डिस्कस करेंगे इसको। तो बड़ी तनकीद हुई और आपके एक रहनुमा नाराज भी हो गए थे, जहां तक मेरी इत्तलात है। तो वो जरा बताइएगा कि क्या पार्टी ने तय कर लिया है कि क्या करना है, या पहले पीडीएम तय करेगी और फिर पार्टी के अंदर बहस होगी? जी, पीडीएम ने तय कर लिया है कि हमने इस्तीफे देने हैं। कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये तरीकाकार इसका क्या अख्तियार करना है, सारी जमातें अपने अपनी राय अपने अपनी जमातों से लेंगी। मुस्लिम लीग ने भी अपनी सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग की, पीपल्स पार्टी भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके ये रखने जा रही है उसमें, क्योंकि ये बड़े फैसले हैं और इसके तरीकाकार के ऊपर मुबाहिसा होगा। लेकिन जो भी फैसला होगा उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की बिल्कुल अपनी एक पोजीशन होगी, जो बड़े जोरदार तरीके से हम हमेशा पेश करते हैं। सारे दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातों पे हम कन्विंस हो जाते हैं, कुछ पे हम कर लेते हैं पीडीएम को, मुख्तलिफ जमातों को। लेकिन मेरी जमात के अंदर जो मेरी राय होगी, वो राय मैं अनफॉर्चुनेटली आपके साथ शेयर लेकिन यहाँ कर मैं नहीं ये सकता। पीपल्स पार्टी की पोजीशन जानना चाहता हूं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है, अब तो मल्टीपल टाइम्स वो कह चुके हैं कि अगर हमें सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम वो भी दे देंगे। तो एक तरफ तो वो इशारा ये दे रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज हमने तोड़ना है, जिससे जाहिर सी बात है सेनेट के इंतखाबात भी मुतासर होंगे। लेकिन कल जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग बुलाई थी तो सिंध वाहिद सूबा था जिसकी नुमाइंदगी वहां पे थी, जिन्होंने जोर इस बात पे दिया कि सूबाई असेंबलियों पे और नेशनल असेंबली की जो सीट्स पे बाई इलेक्शन नहीं हो रहे उस पर फौरी तौर पर बाई इलेक्शन करवाए जाए, ताकि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो। एक तरफ इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की बात कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात से पहले, एक तरफ सेनेट से इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करने की बात कर रहे हैं। तो दो किस्म की पॉलिसी नजर आ रही है ना इस वक्त। तो देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि एक इशू के ऊपर आपकी कंसल्टेशन चाहिए, तो एक इलेक्शन कमीशन तो एक ऐसा इदारा है जिसपे जाके आप कंसल्टेशन करेंगे। कल इलेक्शन कमीशन कहे कि जी हम इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्टोरल रूल्स के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, तो शायद पीडीएम इसके ऊपर भी बात कर ले। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कहा है उस पर कोई भाम नहीं है। हाँ, बिलावल साहब ने कहा कि हम अपनी हुकूमत की कुर्बानी भी दे सकते हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज हम जरूर तोड़ेंगे। सिर्फ हमारा वो फोकस है। सर्कमस्टांशियली वो कॉलेज टूट जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा। उन्होंने, उन पे सवाल ये था और उस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, सवाल क्या हुआ, सवाल ये था कि क्या आप सिंध हुकूमत की, जहां पे आपकी सिंध की जहां पे आपकी हुकूमत है, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे इस्तीफे देते हुए? उन्होंने कहा दे देंगे। तो इस कुर्बानी से ये कोई बड़ी कुर्बानी है? इससे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी दे देंगे जी। और इस कुर्बानी से यही होगा कि जो सवाल हुआ और जिस पे एतजाज अहसन साहब की राय भी सामने रखी गई, उन्होंने कहा एतजाज अहसन साहब समेत तमाम लोगों की हम राय इस पे लेंगे कि अगर सिंध असेंबली टूट जाती है तो क्या इससे इलेक्टोरल कॉलेज टूट जाएगा और क्या उसके बाद सिंध सेनेट इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे अभाम तो है ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि देखिए,
सर अवाम ये है, मैं आपको बता देता हूं कि अरे कल मीटिंग में ना सुनिए, खैबर पख्तूनख्वा मौजूद था, ना पंजाब मौजूद थे, किसी ने जोर नहीं दिया, बल्कि वो तो चाह रहे थे कि 31 जनवरी के बाद इलेक्शंस हो। सिंध बजट था कि फौरन करवाएं, क्योंकि 3 सूबाई असेंबली हैं जिस पे आपके जीतने के इम्कानात हैं, और उसके बाद आपकी पोजीशन सेनेट में बेहतर हो जाएगी। तो वहां तो आप जोर दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात की तरफ जाना है। देखिए, गुजारिश ये है कि क्या बाय इलेक्शंस हो नहीं जाने चाहिए? हुकूमतें वक्त क्यों से भाग रही है, उनको शिकस्त का खतरा है। तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, इसमें बिल्कुल 2+2 वाली बातें नहीं होती। सियासत में बाज़ औक़ात आप 3:45 भी करते हैं, बाद 4:15 भी करते हैं, हालात के मुताबिक आपको फैसले करने पड़ते हैं। सर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब मरियम नवाज साहबा बात ये करती है तो वो इसका तो कहती पीडीएम है के कि प्लेटफॉर्म आर या का, पार है, इसका उसमें पीडीएम 4.25 के या प्लेटफॉर्म 4.25 का की कोई बात नहीं होती, वो तो 2+2 4 ही कह रही होती देखिए है। देखिए गुजारिश ये है, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं पीडीएम का रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त नहीं बैठा हुआ। मैं तो ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी, जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने बहुत सारे कार्ड्स हैं और आप सियासत के अंदर वो खेल रहे होते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो करा दिया कोविड में, अब आप कह रहे हैं कि जनाब हम वो बाय इलेक्शन नहीं करा रहे। तो क्या इलेक्शन कमीशन में जाके हमें ये नहीं याद कराना चाहिए कि भाईजान आप पहले इन बाय इलेक्शन की तो बात कर लें। आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नारे तो मार रहे हैं, तो बाय इलेक्शन तो करा नहीं रहे। अब तो इलेक्शन ये कमीशन ने बात तो करना 18 तारीख का ऐलान भी कर दिया बाय इलेक्शंस के लिए। मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है पीपल्स पार्टी की पोजीशन जानने के लिए। आप इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ के सेनेट इलेक्शंस इंतखाबात जो है उसमें रुकावट बनना चाहते हैं, या पूरा करके कॉलेज सेनेट इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहती है पीपल्स पार्टी? एज ऑफ नाउ क्या पोजीशन है आपकी इस पर? मैं आपको फिर वही जवाब दूंगा कि ये फैसला करना मेरा इख्तियार नहीं है। इसके ऊपर अपनी राय मैं आपके प्रोग्राम में मीडिया को नहीं दे सकता, पीपल्स पार्टी ने क्या अपने उन फैसला किया फोरम इस को पर? दूंगा। पीपल्स पार्टी ने उस फोरम पे बैठ के फैसला करना है, जिसपे मैं अपनी राय दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मेज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोलियम डिवीजन और बिलखसूस वजीर आजम के मामले खसूसी नदीम बाबर से बार बार ये सवाल हो रहे हैं कि अगर आप वक्त पर LNG इंपोर्ट कर लेते तो कौम के अरबों रुपए को बचाया जा सकता था, क्योंकि 2-3 माह पहले यही LNG आपको सस्ते रेट पे मिल रही थी। और अब जब आपने जनवरी के लिए LNG इंपोर्ट करने में ताखीर की, आपने दिसंबर तक का वेट किया, तो आपको महंगी LNG इंपोर्ट करनी पड़ी है, जिससे हुकूमत का भी नुकसान होगा और आवाम को भी आखिर में बिजली और गैस महंगी मिलेगी। नदीम बाबर साहब कभी जवाब में एक दलील देते हैं तो कभी दूसरी दलील देते हैं। कभी ये कहा जाता है कि फ्यूचर में इंपोर्ट की ही नहीं जा सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं जा सकते थे, और कभी ये कहते हैं कि अगर पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए होते तो भी हमें रेट दिसंबर जनवरी के ही मिलते, और कभी गलत बयानी से काम लेते हैं। इसी तरह की गलत बयानी कल भी उन्होंने ये कहा है एक टीवी शो पे कि हमें जितनी जनवरी में दरकार थी गैस उतनी हम ले चुके हैं, हमारे पास उतनी LNG मौजूद है। पहले ये बयान सुन लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे कि चंद रोज पहले पेट्रोलियम डिवीजन के प्रेस स्टेटमेंट में क्या लिखा था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है, जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे 1-2 ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। नदीम बाबर कह रहे थे कि जनवरी में जितनी LNG चाहिए हमारे पास लॉक्ड और बुक्ड है। ये कल उन्होंने बात कही है, और 12 दिसंबर को जो पेट्रोलियम डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का प्रेस स्टेटमेंट है, जरा वो अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, जिसमें साफ साफ लिखा है, और ये उस दिन का है जिस दिन तनकीद हो रही थी कि जनवरी के पहले 3 हफ्तों में कोई कार्गो की बिड लेने में कामयाब नहीं रहा पाकिस्तान। तो PLL is also working on making arrangement of 2 more cargoes for January 2011। ये साफ साफ प्रेस स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 2 और कार्गोज हमें जनवरी के लिए। 12 दिसंबर का प्रेस स्टेटमेंट है, और अब ये कहा जा रहा है कि जितनी LNG दरकार है वो हमारे पास मौजूद है। कल इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि 2017 की सर्दियों में हमें LNG $8 पर पड़ती थी, आज $6.34 में पड़ रही है। लेकिन नदीम बाबर साहब ने ये नहीं बताया कि इसमें हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। इस वक्त अगर हमें LNG सस्ती पड़ रही है 2017 के मुकाबले में, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि 2017 में जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थी वो उस वक्त $64 की थी। आज वही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस
45 से 47, और जो आपके एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो परसेंटेज ऑफ ब्रेंट पर होते हैं, यानी कि अगर आपकी तेल की कीमतें ज्यादा होंगी तो आपको एलएनजी महंगी पड़ेगी। आज अगर कीमत तेल की नीचे चली गई है तो उस वजह से आपको एलएनजी सस्ती पड़ रही है। और सवाल उनसे यह नहीं हो रहा कि 2017 2018 में क्या कीमत थी, सवाल यह हो रहा है कि अगर आप सर्दियों के लिए जल्दी एलएनजी इंपोर्ट कर लेते तो आपको सस्ती पड़ती। नदीम बाबा साहब ये भी नहीं बता रहे कि इस वक्त अगर उनके मुताबिक जो एवरेज है वो $6.34 की है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि टर्म मुआहदे थे जिसके जरिए हम 12 में से 8 कार्गो माहाना मंगवाते हैं, उसकी कीमत कम है जिसकी वजह से एवरेज नीचे आई है। अदरवाइज जो स्पॉट कार्गो के फैसले हुकूमत ने किए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो $7.5 की है, $6.34 की नहीं है। $6.34 की जब होती है जब आप 8 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदों को इसमें शामिल करते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट जिन पर नदीम बाबर साहब और हुकूमत तनकीद करती आई है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। अल्लाह हाफ़िज़।